नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 88 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। रोज़ 5 सवाल दिया जाता है आपको। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना इसको। चलो, पहला क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। हम पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स होता क्या है। चाइना ने इंडिया के अराउंड कई सारे पोर्ट्स को डेवलप किया है, ठीक है ना। जैसे कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, बांग्लादेश का चिटगांग पोर्ट है, म्यांमार का सितावे पोर्ट है, ठीक है ना। इन पोर्ट को डेवलप करने का कई पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि चाइना के अराउंड अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना। अब तुम सोचो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी इंडिया के पड़ोसी कंट्री हैं, और इनको अगर चाइना अपने इन्फ्लुएंस पर लेता है तो इनको बाद में सही समय पर यूज़ कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया को हार्म पहुंचाने के लिए, ठीक है। दूसरा है अपना जो डिपेंडेंस है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो एक चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस रूट को बंद कर दिया, अगर अपना अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, हमारा जो ट्राई सर्विस कमांड है, उसको यूज़ करके अगर हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया, तो चाइना का जो फ्यूल है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, वो इस मलक्का से होके नहीं जा पाएगा। तो चाइना के पास दो रास्ते हैं। चाइना या तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर लेके चला जाए और लैंड रूट से चाइना में चला जाए, ठीक है ना, या वो म्यांमार का जो यहाँ पर जो पार्ट है, जो अब सितावे पोर्ट है, यहाँ पर आकर के अपना जो लैंड रूट है उससे चला जाए, ठीक है। तो ये दो पर्पस है। अब ये पोर्ट चाइना ने डेवलप किया है, चाइना का इन्फ्लुएंस पैसा लगा हुआ है, तो वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा उसने टर्म्स ऑफ कंडीशन में लिखा होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो एक नेटवर्क है चाइनीज़ मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटी का। चाइना ने डेवलप किया है इंडियन ओशियन में, इंडिया के अराउंड। तो ये एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है, पहला करेक्ट है। यहाँ पर केवल कमर्शियल नहीं, कमर्शियल के साथ साथ मिलिट्री फैसिलिटी भी डेवलप की गई हैं। तो सेकंड जो है वो गलत है, इसलिए पहला केवल सही है। ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे आसपास मेन चोक पॉइंट हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लोम्बॉक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। ये मेन चोक पॉइंट है हमारे यहाँ। अगला सवाल है वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। कह रहा है वैल्यू एडेड मेथड एट फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता, कोई भी सब्सिडी एक्सक्लूड नहीं होती। तो आपका पहला करेक्ट है। अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस पर काउंट करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड होता है और प्रोडक्शन सब्सिडीज एक्सक्लूड होती हैं, तभी जाकर के वो बेसिक प्राइस पर निकल के आता है। तो सब्सिडी एक्सक्लूड होती है, प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड होता है। तो आपका सेकंड गलत हो गया, केवल पहला सही है, इसलिए ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस। आप जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपका जो पेंशन है ना, वो यही ऑफिस कंट्रोल करेगा, यही ऑफिस मैनेज करेगा, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय है उसके पेंशन को ये मैनेज करता है। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA, पहला करेक्ट है। दूसरा, इट कवर पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इन सिविल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ओनली। अभी मैंने बताया कि सिविल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अलावा
जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका पेंशन, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉय हैं उनका पेंशन, सबको मैनेज करेगा तेरा CAPO। ओके, तो सेकंड आपका गलत हो गया, पहला करेक्ट है वन ओनली। ओके, इसके साथ साथ जो फॉर्मर MP हैं उनका पेंशन भी यही कवर करता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उनको जो पेंशन और अम्यूनिटी मिलती हैं वो भी यही ऑफिस कवर करता है, मैनेज करता है। ओके, अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये निकलता है ग्लोबल लेवल पर भी, कंट्री COUNTR, कंट्री लेवल पर भी, रीजन लेवल पर भी, 3 लेवल पर निकलता है। और तीनों लेवल पर हंगर में कितना ग्रोथ हुआ है, मतलब हंगर को रिड्यूस करने में कितना ग्रोथ हुआ है वो देखा जाता है। इसको निकालता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। इसमें 4 इंडिकेटर हैं। पहला अंडर न्यूरिशमेंट, पहला है अंडर न्यूरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आपका 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है, C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है इकोनॉमिक कन्वर्जेंस के बारे में। ये क्या होता है, देखो जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए, वो पहले डेवलप हुए, और जो उनकी कॉलोनीज़ थी जैसे कि अफ्रीका की, एशिया की जो कॉलोनीज़ थी वो बाद में ग्रो करना शुरू हुआ। ठीक है, तो कुछ कंट्री डेवलप्ड बन गए, उनका इनकम लेवल यहाँ है, पर कैपिटा इनकम यहाँ है। कई सारे कंट्री धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया, बहुत ही लेटर स्टेज में ग्रो करना शुरू किया, उसका अभी इनकम लेवल यहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जिस रफ्तार से डेवलप्ड कंट्री ग्रो करती हैं उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से डेवलपिंग कंट्री ग्रो करता है और उसको जल्दी से कैचअप करता है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी में 3%, 4% का ग्रोथ बहुत ही अच्छा माना जाता है, मगर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पर 8%, 9%, 10% का जो ग्रोथ है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी छोटी होती है। समझ रहे बात, डेवलपिंग इकोनॉमी छोटी होती है तो उसका 10% उतना ज़्यादा थोड़े होगा। अब तुम सोचो ना, 100 रुपये का 10% और 1000 रुपये का 10% बराबर है क्या? नहीं। क्या समझे? तो यही बात है, डेवलप्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, उसका 4% भी बहुत बड़ा होता है। डेवलपिंग इकोनॉमी छोटी होती है, उसका 10% भी बहुत छोटा होता है। करेक्ट? इट इज़ अ हाइपोथेसिस दैट पुअरर कंट्री पर कैपिटा इनकम विल टेंड टू ग्रो फास्टर रेट। जी हाँ, पहला करेक्ट है। सिंस द लास्ट 3 डिकेड दिस प्रोसेस हैज़ विटनेस्ड अ डाउन टर्न, उल्टा एक्सेलरेट होना शुरू हुआ है ये। ठीक है, जो गैप्स हैं वो जल्दी क्लोज होना शुरू हुआ है। तो आपका सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट है, इसलिए ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया इस रेस में लेट पहुंचा, हम लोग लेट से ग्रो करना शुरू किए। 1947 में तो यादें मिली है, 50 के बाद चीज़ें शुरू हुई हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। चलो, तो ये था हमारा आज का 5 सवाल। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।